हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। आज फिर हम एक नए क्लास से लेकर के आपके सामने आए हैं और एक क्लास है आपका हिंदी गोधली काव्यखंड का हिंदी गोधली काव्यखंड का जो कि 10th क्लास के लिए है। तो एक एक वीडियो हम बाबू हैं जो आपके 1 से लेकर के है जो 9th वीडियो, यानी कि 1 से लेकर के 1 अध्याय से लेके 9 अध्याय तक हम आपको इसी चैनल पे है जो वीडियो डाल दिए हैं बाबू। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके एक एक वीडियो को देख लें, वहाँ से अपना है जो इम्तिहान की तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। और आपका जल्द ही इसी चैनल पे आपका सारे अध्याय का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का आंसर और क्वेश्चन और आंसर, उसके बाद है 5 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर कविता से रहता है वो जल्द ही आपको अपलोड हो जाएगा। तो उसमें देख लेंगे आप लोग और अपना इम्तिहान की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अध्याय 10 है बाबू, आज पढ़ाएंगे और इसमें अक्षर ज्ञान कविता का नाम है। अक्षर ज्ञान कविता का नाम है और इस कविता के जो लेखिका है अनामिका जी, यानी कि कवित्री इनको बोल सकते हैं कि अक्षर ज्ञान की कवित्री कौन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है बाबू कि अक्षर ज्ञान की कवित्री कौन है या लेखिका कौन है, तो हम कहेंगे कि अनामिका जी। ठीक है, तो अनामिका जी का हम सबसे पहले कवि परिचय हम लोग पढ़ेंगे बाबू। उसके बाद है जो चलेंगे हम लोग अनामिका जी ने जो कविता लिखा है, बहुत ही अच्छा कविता लिखा है बाबू, हमारे बचपन याद आ जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें बचपन याद आ जाएगा कि हम लोग कैसे बचपन में है जो क ख ग घ लिखने में कितनी परेशानी होती थी। तो उस पर इन्होंने कविता है जो लिखा है, बहुत सादा और सरल भाषाओं में लिखा है। तो उस पर हम लोग पहले पढ़ेंगे, बाद में इससे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अनामिका की कवि परिचय, कवित्री परिचय। तो अनामिका जी का जन्म के बारे में अगर पता करेंगे बाबू तो जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ। हम लोग इससे पहले अध्याय में पढ़े थे, अध्याय 9 में। तो उनका जो जन्म था वीरेंद्र डंगवाल का 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। लेकिन इनका अगर जन्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाबू तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी में अनामिका जी का जन्म हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। जन्म स्थान के बारे में अगर पूछेगा बाबू तो हम लोग बताएंगे कि जन्म स्थान मुजफ्फरपुर में हुआ। कहाँ हुआ जन्म स्थान? मुजफ्फरपुर में हुआ, जो कि आपका बिहार में ही पड़ता है बाबू। कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर, बिहार में ही। तो ये आप लोग सब जानते हैं इस चीज को। पिता का नाम है बाबू श्याम नंदन किशोर, जो हिंदी गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। तो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अनामिका जी के पिता का नाम क्या है बाबू? तो अनामिका जी के पिता का नाम है श्याम नंदन किशोर। श्याम नंदन किशोर। देखिए बाबू, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो सकता है, आपको चमक रहा होगा तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन आपको हम आवाज दे रहे हैं कि इनके पिता का नाम है बाबू श्याम नंदन किशोर और इनके पिता जो थे वो हिंदी गीतकार थे। क्या थे बाबू? हिंदी गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग में ये अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। तो पूछेगा बाबू आपका एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आ सकता है कि बताइए कवित्री अनामिका के पिता का नाम। तो पिता का नाम श्याम नंदन किशोर, वो कौन से विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे? तो बिहार विश्वविद्यालय में। और कौन से विभाग से? तो हिंदी विभाग से। आगे चलेंगे। अनामिका जी दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किए और यहीं से PhD की उपाधि इनको मिला। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू कि अनामिका जी को है जो MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से MA की शिक्षा, MA की डिग्री हासिल की और यहीं से PhD की उपाधि प्राप्त की। मतलब PhD भी यहीं से प्राप्त की। तो अगर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कवित्री अनामिका PhD की उपाधि कहाँ से प्राप्त किए? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से। या PhD की उपाधि किसे प्राप्त हुआ है? तो कवित्री अनामिका जी का। ठीक है, आगे चलेंगे बाबू। सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका थी। मतलब अगर पूछेगा आपसे कि बताइए अनामिका जी है जो कौन कॉलेज में है जो प्राध्यापिका थी? तो सत्यवती कॉलेज। और ये सत्यवती कॉलेज कहाँ है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में ही है बाबू। कितना खुशी की बात है
कि इन्होंने जहाँ तालीम हासिल की यानी कि जहाँ शिक्षा प्राप्त की है दिल्ली विश्वविद्यालय में, वहीं जाकर के हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में ही ये प्राध्यापिका का कार्य करती थी। और वो कॉलेज का नाम क्या है? तो सत्यवती कॉलेज। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है बाबू आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। एक कविता एवं गद्य लेखन में एक समान पकड़ रखते हैं, मतलब एक कविता भी लिखने में है जो कविता भी लिखते थे बाबू और गद्य भी लिखते थे, और दोनों में एक समान इनका पकड़ था, एक समान जानकारी कह सकते हैं कि दोनों में एक समान जानकारी थी इनको। आगे चलेंगे। अनामिका जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखते थे, मतलब एक कविता जो लिखती थी तो हिंदी भाषा में लिखते थे और अंग्रेजी भाषा में भी लिखते थे। तो आपको ऑब्जेक्टिव में अगर बना सकता है तो क्वेश्चन बनेगा कि बताइए अनामिका जी कविता कौन कौन भाषा में लिखते थे? तो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, आगे चलेंगे बाबू लोग। पढ़ने में मजा आ रहा है ना? हाँ, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक कविता दिया है बाबू। इस कविता में पढ़िएगा तो आपको है जो इंटरेस्ट लेकर के, दिलचस्पी लेकर के उसमें है जो आनंद लेकर के इस कविता को जरूर पढ़िएगा और देखिएगा और समझिएगा। इनकी रचनाएं हैं गलत पत्ते की चिट्ठी। गलत पत्ते की चिट्ठी ये इम्पोर्टेंट इनकी रचना है बाबू। काव्य संकलन का बीजाक्षर के नाम से इनकी रचनाएं हैं, अनुष्टुप के नाम से इनकी रचनाएं हैं। तो पूछेगा कि बताइए इनकी रचनाएं जो है अनामिका जी का वो कौन कौन सी है? तो गलत पत्ते की चिट्ठी है, अनुष्टुप है और एक और क्या है बाबू? तो बीजाक्षर। तो याद रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है रचना से। तो यहाँ दो बार आप लोग जाकर के वीडियो को देख लेंगे तो आपको है जो बिल्कुल है जो दिमाग में समझ में भी आ जाएगा और याद भी रहेगा। आलोचना पोस्ट एलियट पोएट्री अस्तित्व का मानचित्र। आलोचना में इनकी दो है बाबू, आलोचना में इनकी दो पद है। पोस्ट एलियट पोएट्री के नाम से आलोचना भी लिखे हैं और अस्तित्व का मानचित्र के नाम से आलोचना लिखे हैं। तो पोस्ट एलियट पोएट्री ये याद रखिएगा, ज्यादातर इसमें यही आ सकता है। संपादन में बाबू कहती हैं औरतें, कहती हैं औरतें काव्य संकलन, कहती हैं औरतें से संपादन किया काव्य संकलन का कौन? तो अनामिका जी। आगे चलेंगे। इनको राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, देखिए इनको बहुत से अवार्ड से बहुत से है जो सरकार के द्वारा अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। तो सब पुरस्कार से एक एक ऑब्जेक्टिव आपका है जो एग्जामिनेशन हॉल में बिहार बोर्ड में पूछ सकता है बाबू। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि अनामिका को है जो राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार इनको दिया गया है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार भी इनको प्राप्त है बाबू। ऋतुराज साहित्य सम्मान भी इनको प्राप्त है और डॉट आदि यानी कि और भी कुछ इनको है जो अवार्ड से दिया नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। तो हम कहेंगे कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ऋतुराज साहित्य सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार और है जो राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन से कवित्री को दिया गया है? तो अनामिका जी को दिया गया है। तो यहाँ बाबू इम्पोर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से आप ज्यादा ध्यान देंगे और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। आगे चलेंगे बाबू। समसामयिक कवित्री अनामिका की प्रस्तुत कविता कवि ने कहा से संकलित है? ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू कि समसामयिक जो कवित्री हैं अनामिका जी, वो जिनका कविता है अक्षर ज्ञान से, वो कविता अक्षर ज्ञान कौन से कविता से संकलित है और कहाँ से संकलित है? तो कवि ने कहा से संकलित है। कवि ने कहा से संकलित किसके कविता है? तो बताइएगा अनामिका जी का। और कौन सा कविता संकलित है बाबू? तो अक्षर ज्ञान, यानी कि अक्षर मतलब वर्णमाला लेटर और ज्ञान मतलब उसके बारे में शिक्षा प्राप्त करना, जानकारी लेना। तो इस प्रकार हम लोग अनामिका जी का है जो ऑब्जेक्टिव कवि परिचय पढ़ लिए बाबू। कैसा लगा इनका कवि परिचय, कवित्री परिचय? ये आप लोग है जो कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। और अब हम चलेंगे अक्षर ज्ञान, जो कविता इन्होंने लिखा है बहुत ही एकदम सादा भाषा में इन्होंने कविता को बाबू लिखा है और हम लोगों को है जो वो जन्म याद आ जाएगा। अगर आप लोग जन्म लिए होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो जब स्लेट पर लिखते होंगे अपने माता पिता आपको देते होंगे, तो उस समय का एक कविता लिया, उस समय के ऊपर है कविता प्रस्तुत किया बाबू। तो चलिए हमारे पास एक किताब है जो आपका बिहार बोर्ड का किताब है बाबू, और इसमें हम लोग अक्षर ज्ञान को बढ़िया तरीके से हिंदी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अक्षर ज्ञान
चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना खुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा बाबू कविता, लेकिन देखिए अनामिका जी अक्षर ज्ञान से कविता लिखते हैं कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। कहते हैं जब बेटा, ये चौखट है बाबू, यहाँ चौखट बना दे रहे हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से चौखट बना दिया जाता है स्लेट में या कॉपी में, और इस चौखट में ही 1 2 3 4 एक और 5। इस तरह से चौखट बना दिया जाता है। और बच्चों के लिखने के लिए कहता है कि इसी में लिखिए क, इसी में लिखिए ख। इसे आगे पीछे अगर आपने कर दिया तो वो आपकी है जो वर्णमाला लिखा हुआ बेहतर नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता है। तो कहते हैं कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, यानी कि जब बेटा लिखता है बाबू चौखट में क, तो इसमें इसको नहीं अटता है, कभी ऐसे हो जाता है तो कभी है जो इससे ऐसे हो जाता है। तो चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना खुदक जाता है जरा सा। कहते हैं बेटे का चौखट में है जो क नहीं अटता है, यानी कि क जब लिखता है तो वो इसमें नहीं हटा पाता है, बल्कि बाहर ही लिख देता है, कभी ऐसे कर देता है, पाई तिल देता है, तो उसको चौखट में बेटे से क नहीं लिखाता है या बेटे से क नहीं अटता है, और कबूतर के समान खुदक जाता है। कह सकते हैं जिस प्रकार कबूतर है जो अपने पाँव को इधर उधर खुदकाते रहती है, इस प्रकार उसी प्रकार है जो बेटा जब क लिखता है तो इधर उधर अपने कर्पेंसिल को इधर की उधर खुदकाते रहता है, वो चौखट में क को बढ़िया से नहीं लिखता है। और पंक्ति से उतर जाता उसका ख। कहते हैं कि ये लाइन है, ये मोटी लाइन है बाबू, इसको लाइन कहेंगे, ये भी लाइन है मोटी लाइन। तो इसमें हमको ख लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं ख। तो कहते हैं कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, मतलब एक ख लिखे ऐसा बाबू, लेकिन ये ऐसे कर जाता है, मतलब पंक्ति से उतर जाता है लाइन से ख। ये लाइन है बाबू, ऊपर वाली भी लाइन है और नीचे वाली भी लाइन है, तो इस लाइन से ऐसे उतार देता है, ऐसे लिख देता है, मतलब लाइन में वो बढ़िया से है, पंक्ति में नहीं लिख पाता है, और पंक्ति से उसका ख बेटे का ख उतर जाता है। तो आपको डिक्टी में क्वेश्चन दे सकता है बाबू कि बताइए कौन सा हिंदी का वर्णमाला है जो बेटे से उतर जाता है, पंक्ति से उतर जाता है, तो बताइएगा कि ख उतर जाता है। देखिए कैसा है जो कवित्री अनामिका जी लिखे हैं उसका ख। खरगोश की खालिश बेचैनी में, कहते हैं कि खरगोश की खालिश बेचैनी, खालिश मतलब होता है भागना, और क बेटा है जो किसी तरह से क लिखता है कोशिश करके, और क लिखने के बाद है वो कबूतर के समान क को खुदकाते रहता है, और उसके बाद है जब ख लिखता है तो ख को इतना उसके अंदर खालिश बेचैनी रहती है बाबू लिखने की। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप जब मतलब बचपन में साइकिल सीखते थे बाबू, तो साइकिल सीखते थे तो एक दिन सीखते थे तो कभी नहर में कूदका देते थे, कभी है जो किसी में धक्का मार देते थे, तो आपको है जो थोड़ी बहुत तकलीफ भी आ जाती होगी, थोड़ी बहुत चोट भी आ जाती होगी, लेकिन फिर भी आपको उसी बिहाने के दिन में यानी कि अगले दिन आपको अंदर से इतनी खालिश बेचैनी होती होगी सीखने की कि नहीं आज तो हम बढ़िया से हम चला लेंगे, और आज है जो हम है जो उड़ा देंगे हम बिल्कुल बाइक की तरह साइकिल को। तो इस प्रकार हमारे अंदर भी बेचैनी होती है किसी चीज को सीखने में। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं बाबू, अगर एक वीडियो अच्छा लगेगा तो दूसरा वीडियो जरूर देखेगा, और आपके अंदर बेचैनी आ जाएगी कि नहीं हमको देखना ही है। एपिसोड लड़कियां देखती हैं बाबू, तो कल का एपिसोड क्या होने वाला है जो आज ही थोड़ा सा आपका टेलर बता देता है, तो कल है जो उसके लिए आप टाइम निकाल करके है जो जरूर देखते हैं, और आपके अंदर खालिश बेचैनी होती है कि जब तक आगे देख लेंगे न खाना खाएंगे न पढ़ेंगे न सोएंगे। उसी प्रकार है जो बाबू इनके बच्चा जब क लिखता है तो ख इतना लिखने के उसके अंदर में बेचैनी हो जाती है कि जिस तरह से खरगोश हमारे घर में रहता है और उसके पास पकड़ने के लिए जाते हैं तो फुर्र भाग जाता है, इतना स्पीड में भागता है, उतना ही बेचैनी हमारे दिलों में भी होता है, या बेटे के ख लिखने में भी उसके अंदर इतना ही बेचैनी होती है। खरगोश की खालिश बेचैनी में उसके बाद कहता है कि गमले साल उठकता उसका ग, और ग ऐसा लिखता है, ये बाबू ग है,
ये हम लोग इस तरह से ग लिखते हैं, लेकिन जब बेटा लिखता है तो वो ऐसे कर देता है, छोटा लिखता है तो ऐसे कर देता है, मतलब गमले के जैसा वो कर देता है कि जिस तरह से गमला कैसे लुढ़कता है। तो कहते हैं कि गमले सा टूटता हो उसका ग। लग रहा है कि आधा गमला को तोड़ दिया है बाबू, आधा गमला को तोड़ दिया है, इस तरह से आधा गमला को तोड़ दिया गया है। तो कहते हैं कि ग इस प्रकार लिखता है बालक या बच्चा या बेटा जैसा लगता है कि उसका गमला टूटा हुआ है, गमले के समान है। उसके बाद घड़े सा लुढ़कता है उसका घ, और जब क ख ग पर आ जाता है तो घ को लिखता है बच्चा, तो घ को कैसा लिखता है तो घड़े जैसा, मतलब लिखना चाहिए उसको इस प्रकार, या पंक्ति में इसमें चौखट में लिखेगा तो इस तरह से लिखना चाहिए बाबू घ को, लेकिन वो बालक लिख देता है घ को इस प्रकार, मतलब घड़े सा लुढ़कता हुआ। ऐसे घड़ा ना देखे हैं, इस प्रकार घड़ा रहता है बाबू आपका। तो लग रहा है कि इसी प्रकार है जो बालक है जो घ को भी लिख दिया है। तो घ को कहा गया है कि जिस प्रकार घड़ा लुढ़कता है उसी प्रकार वो बालक है जो घ लिखा है, बिल्कुल घड़े के जैसा लुढ़कता हुआ। तो कहते हैं कि क तो बालक है जो बच्चा है जो बेटा है जो किसी प्रकार लिख लेता है, और कबूतर के समान है जो पंक्ति से फुदकाते रहता है, कबूतर के समान है जो उसको है जो इधर उधर जो अपना कल्पिलसित को करके फुदकाते रहता है। और ख को इतना बेचैनी होते है लिखने में कि जिस प्रकार खरगोश है वो खरगोश है जो इतना बेचैनी से है जो स्पीड में है जो भागता है, दूर भागता है, उसी प्रकार ख लिखने की बहुत बेचैनी होती है बालक में। और ख भी जब लिख लेता है तो वो ग है जो गमले के जैसा टूटता हुआ ग को लिखता है, और घ को घड़े सा लुढ़कता हुआ घ लिखता है। आगे चलेंगे। अंगा पर आकर थमक जाता है। अब यहाँ कहता है बाबू कि अंगा पर आकर के है जो बालक रुक जाता है। थमक जाना मतलब रुक जाना, मतलब ये अंगा है बाबू, ये अंगा है तो बालक यहाँ पर आकर के रुक जाता है, और अंगा इसे नहीं लिखाता है। कहते हैं कि अंगा पर आकर थमक जाता है, मतलब अंगा पर आकर रुक जाता है। देखिए आप लोग को घर में कहे होंगे लड़कियां हो क्या, अच्छा खाने के लिए थमक रहे हो तो जाओ थमकित रहो, हम तुमको अब खाने के लिए नहीं पूछेंगे। माँ बाप है जो बच्चियों को बोलते होंगे जाओ बेटा आओ बेटा खा लो, तो बच्चे कहते हैं हम नहीं खाएंगे, हम ऐसे खाएंगे वैसे खाएंगे। तो मतलब है जो माँ बाप कहते हैं कि ठीक है जाओ, तो फिर है तुम थमकित रहो। तो इसी प्रकार है जो बच्चा है बालक है जो अंगा आता है तो अंगा पर आकर थमक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, उसे लिखाता ही नहीं अंगा और उससे नहीं सदता है अंगा। कहते हैं कि उससे सदता ही नहीं है, मतलब उसके पाले में पड़ता ही नहीं है अंगा। वो बहुत भारी समझता है इसको बाबू। क ख ग तो कैसू करके वो आकर के क ख ग घ तक तो वो किसी प्रकार है जो लिख लेता है बालक कोशिश करके, लेकिन अंगा पर आकर रुक जाता है और उससे नहीं सदता है अंगा। अंगा के ड को वह समझता है म। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है बाबू, ध्यान से देखिएगा। ये अंगा है और इसको बालक समझता है ड, इसके बिंदु को बालक समझता है माँ, इसके गोदी में बैठा हुआ माँ। इस ड को समझता है सॉरी इस ड को माँ समझता है बाबू, और इस बिंदु को समझता है बालक क्या, तो गोद में बैठा बेटा, गोद में बैठा बेटा। तो कहते हैं कि अंगा के ड को वह समझता है माँ और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बालक। मतलब इसको ड को मानता है कि ये माँ है, आई जो बिंदु है बाबू इसको मानता है कि उसके गोद में यानी कि माँ के गोद में बैठा हुआ क्या है, तो बालक है, बेटा है, बच्चा है। तो इस प्रकार छोटा बालक है जो समझता है बाबू अंगा को, और गोदी में बैठा बेटा। माँ बेटे सजते नहीं उसे, कहते हैं कि माँ बेटा उसे नहीं सजता है, उसे नहीं लिखाता है, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में माँ बेटा यहाँ पर किसे कहा गया बाबू, तो अंगा को माँ बेटा कहा गया है, ड को माँ कहा गया है, और ड के बगल में जो बिंदु है बाबू उसको कहा गया है गोद में बैठा बेटा। तो याद रखेंगे, एक क्वेश्चन कर सकता है कि अंगा को क्या कहेंगे, का कहा है बालक, क्या समझता है, तो
तो अंगा के ड को बालक है जो माँ समझता है और बिंदु को उसके गोद में बैठा हुआ बेटा या बालक समझता है। और माँ बेटे सदते नहीं उससे, देखिए लास्ट पंक्ति में है जो कितना अच्छा बताया गया है कि माँ बेटे सदते नहीं उससे, यानी कि माँ बेटा उस बालक से नहीं सदता है, उस बालक से नहीं लिखा पाता है और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में अंगा को बालक है जो बहुत बार लिखता है और उससे नहीं सदता है और इसको बहुत बार कोशिश करता है लिख लेने की, इसकी कोशिश में कहता है कि अंगा को या माँ बाप को लिख लेने की, माँ और बेटा को लिख लेने की अनवरत कोशिश करता है बालक और उसके आ जाते हैं आंसू। कहते हैं कि माँ बेटा को लिख लेने की कोशिश में जब कोशिश करता है, किसी चीज को आप कोशिश करते हैं, बाबू आप एग्जाम दे रहे हैं, एक बार आपने मैट्रिक का इम्तिहान दिया पास नहीं हुए, दो बार एक इम्तिहान दिया पास नहीं हुए, तीसरा बार इम्तिहान दिए और जब पास नहीं होते हैं तो आपको रोना आ जाता है बाबू। और उसी पे कहा गया है कि जब कोई, यहाँ पर एक बालक पर कहा गया कि बालक है जो अंगा को लिख लेने की अनवरत कोशिश करता है और जब उससे नहीं लिखाता है तो उसके आंखों से आ जाते हैं आंसू। तो उसके आंखों से क्या आ जाते हैं? उसके आंखों से आ जाते हैं आंसू और कहते हैं कि पहली विफलता पर झलके आंसू ही शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि की विकास कथा के हैं। कहते हैं कि जब उसके आंखों से बाबू आंसू आ जाता है तो ये पहली विफलता है, यानी कि पहली असफलता पर उसके आंखों से जब आंसू आ जाता है बालक का, तो प्रथम विकास की सृष्टि का प्रथम सीढ़ी है। कहते हैं कि शायद यही है जो विकास का प्रथम सीढ़ी है, जब है जो किसी चीज को आप सीखते हैं या लिखते हैं या करते हैं और उसको कोशिश करने पर भी आप जब नहीं सीखते हैं और आपके दिल से या आप रो देते हैं, आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं बाबू, तो वही है जो कहता है कि वही आपकी एक असफलता पर जब आपके आंसू आ जाते हैं वही समझिए कि विकास का प्रथम सीढ़ी है, प्रथम आपने स्टेज पार कर लिया। वही बालक के जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कवित्री अनामिका जी कहते हैं कि बालक है जो अब अंगा को है जो बिल्कुल सीख लिया है, एक सीढ़ी बिल्कुल पार कर गया है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लेंगे तो आप एक सीढ़ी पार करेंगे बाबू। ऐसा नहीं कि आपने है जो पूरा है जो आपने सारा सीढ़ियों को, सारे एग्जाम को पास कर लिया, एक सीढ़ी आप पार किए हैं, अभी तो बहुत सीढ़ियाँ आपको पार करना है इसी प्रकार। तो कहते हैं कि बालक माँ बेटे सत्य नहीं उसे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू, पहली विफलता भजल के आंसू, ये शायद प्रथम आदर्श सृष्टि की विकास का कथा है। कहते हैं कि जब कोई मनुष्य या जब कोई बालक जब कोशिश करता है और कोशिश करने पर है जो उसका कोशिश कामयाब नहीं होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग पढ़ाई करते हैं बाबू और जब हम किसी, भगवान न करे ऐसा हो या अल्लाह न करे ऐसा हो बाबू कि कोई है जो ना पास हो, लेकिन न पास होता है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। और वही कहता है कि जब बालक कोई काम करता है और उसके से आंखों से आंसू आ जाता है वही प्रथम सीढ़ी है जो वो विकास का प्रथम सीढ़ी पार कर गया। कहने का मतलब है वो विकास की प्रथम मंजिल की ओर चला गया। तो इस प्रकार आपका कविता लिखा गया है बाबू। बिल्कुल एक बालक पर है जो उपमा दी गई है और बालक पर देख करके एक मनुष्य को, एक हम लोगों पे यानी कि हम शिक्षार्थियों पर, हम विद्यार्थियों पर है जो बिल्कुल बताया गया है कि जिस तरह बालक है जो कोशिश करता है उसी तरह हम लोग को जिंदगी भर कोशिश करते रहना चाहिए। और जब हम कोशिश में कामयाब नहीं होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं तो समझ लेना चाहिए हमें कि हम कामयाब हो गए हैं, हमारा प्रथम सीढ़ी को पार कर गए हैं। तो इस प्रकार आपका अक्षर ज्ञान के नाम से कविता था बाबू। कैसा लगा कविता का एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर वीडियो में बताइएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अगले दिन ज़रूर मिल जाएगा। तो बाकी के लिए आज के लिए जय हिंद।